बात ओके, देती हूँ। थैंक यू। श्री पीएल पुनिया। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बजट पर बोलने का, वित्त बिल पर बोलने का मौका दिया। फाइनेंस बिल पे चर्चा में भाग लेना एक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो अवसर मुझे आज मिला। आपके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो प्राविधान किया था सराफा व्यापारियों के लिए 1% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जो लगाई थी, वो उन्होंने वापस लेने की घोषणा की। मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी में भी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी क्या घोषणा कर रहे हैं। मैं भी जब वो संघर्ष कर रहे थे तो मैं उनके साथ में था और आज वो बहुत प्रसन्न है, पूरा देश प्रसन्न है। आपको मालूम है कि सराफा व्यापार में और सराफा जो ज्वेलरी का काम घर घर में होता है और लाखों लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, उस पर सीधा सीधा प्रहार था। वो वित्त मंत्री जी ने सुधारने का प्रयास किया और जो क्षति हो रही थी इस व्यवसाय को, वो उन्होंने वापस लिया। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यूपीए 1 का पहला बजट 5 लाख करोड़ का था। जब 2009 में जब 15वीं लोकसभा का पहला बजट हुआ, वो 10 लाख करोड़ का था और वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वर्ष ये 15 लाख करोड़ के लगभग का बजट है। तो अपने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो खर्च होगा ये सही है कि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की काफ़ी मात्रा है, डेट सर्विसिंग उसी के माध्यम से है और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो पहले अंदाज लगाया गया था उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जिस तरह से अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये कहा गया कि ग्रोथ रेट 6.9% रह गया। जो हमारा अंदाज था ज़्यादा का, वो कम रहा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है, कठिन दौर से गुजर रही है, धीरे धीरे उसमें वापस आ रही है और हिंदुस्तान भी उसका हिस्सा है। आज इंटरनेशनल मार्केट पूरी खुली है। एक अर्थव्यवस्था का प्रभाव दूसरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है और वही मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी हुआ है। दूसरे देशों का अगर हम देखें तो अमेरिका में जो पिछले वर्ष 1.8% की वृद्धि हुई है, केवल 1.8% की वृद्धि हुई है। चाइना में 8.2% की वृद्धि हुई है। कहाँ वो 20% वृद्धि हासिल कर चुके थे और अगले वर्ष का उनका अंदाज है कि 8.8% वृद्धि होगी। जापान में 1.7% केवल वृद्धि हुई है और पाकिस्तान में 3.8 और भारत में 6.9। और अगले वर्ष हमारा अंदाज है, जो आदरणीय वित्त मंत्री जी का जो आंकलन किया, जो प्रस्तुत किया, जो कहा बताया, वो 7.6। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए उत्साहजनक है, कोई निराशाजनक नहीं है। इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए था। एग्रीकल्चर में, कृषि के बारे में कहा गया कि सिर्फ जीडीपी का 14% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि 60% से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर आधारित हैं अपना व्यवसाय पे। तो एग्रीकल्चर के 2.5% में वृद्धि हुई है। इंडस्ट्री में 3.9, मैन्युफैक्चरिंग में 3.9%। ये एक चिंता का विषय है और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें सुधारने के लिए वो कई पैकेज दिए हैं और उन्होंने कई निर्णयों की घोषणा भी की है। जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा 9.4, तो इस तरह से 12-13 में सकल घरेलू उत्पाद 7.6% की आशा की गई है, जो कि वास्तविक है। भारत की अर्थव्यवस्था 1990 के दशक से मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी और 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेष भाग रहा है और इसमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीडीपी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16% योगदान है, जिसे 2022 तक जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि 25% पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस तरह से जो ग्रोथ पाथ जिसको लेके हम चले हैं वो सही रास्ते पर है और एक मुख्य जो रणनीति बनाई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो, रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि वहाँ पर डिमांड भी जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और डिमांड जनरेट होगी तो मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर को उसका लाभ होगा। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं और वो उनके पास में अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, ऐसा माना जाता है और ये सही भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी। वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने विशेष जोर दिया है और हमेशा उन्होंने कहा भी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2 लाख किलोमीटर नई सड़क बन चुकी है और 1.33 लाख किलोमीटर वो पुरानी सड़कों को सही किया जा चुका है। इंदिरा आवास 25,67,000 ये घर बन चुके हैं और उसमें अनुसूचित जाति के 9,43,000 घर बने हैं। और मैं इसके बारे में क्लैरिफिकेशन में अवश्य जानना चाहूँगा कि इंदिरा आवास के लिए विशेष रूप से कहा गया कि 60% कम से कम अनुसूचित जाति के होने चाहिए, लेकिन ये 60% नहीं, ये 30% के करीब है, तो इसको देखने की जरूरत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में 1.7 करोड़ नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 99,000 गाँवों को इस योजना में का विद्युतीकरण किया जा चुका है। और मैं समझता हूँ मैंने अभी हमारे जनपद बाराबंकी के लिए भी काफ़ी प्रयास करके जो बचे हुए गांव और मजरे थे उसकी डीपीआर बनवा के उसको स्वीकृति कराई है और उसके लिए 311 करोड़ रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं। और जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी के, नई सरकार उनकी है, वो कहा कि पैसा मिला नहीं, 311 करोड़ रुपया अभी 26 मार्च 2012 को मिला है और मैंने सबसे अपेक्षा की है कि इस काम में, क्योंकि वो सभी पूरे क्षेत्र में, सभी जो विधानसभा क्षेत्र में वो काम होना है विद्युतीकरण का, तो उसमें मदद करें और इस तरह से मदद होगी तो बाराबंकी जनपद का विकास होगा। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। माननीय विद्युत मंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा इस बारे में। जो लक्ष्य रखा था 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट उत्पादन का, लेकिन वो धीरे कम करके 58,000 हुआ और वास्तविक रूप से 52,000 मेगावाट का क्षमता हम पैदा कर सके। और उसके अलावा ये भी आशा व्यक्त की गई है इसी में बजट में कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है उसमें 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता हम क्रिएट कर सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं का विकास करने का जो लक्ष्य रखा है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सराहनीय है। इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, वहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहाँ पर परचेजिंग पावर, मनरेगा का मैं बताना चाहूँगा कि ये क्रांतिकारी योजना इस यूपीए सरकार के द्वारा चलाई गई। इससे भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो परचेजिंग पावर जो बढ़ी उसी का लाभ होगा, पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बहुत कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 5.9% हो गया, जो कि बहुत खराब है। अगले वर्ष के लिए अनुमान है कि 5.1 डेफिसिट
फाइनेंसिंग का होगा। मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का बहुत सम्मान करता हूं और हर तरह से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इतना ज़्यादा इसके बारे में डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में कहा वो मेरी समझ में नहीं आई, क्यों मैं अर्थशास्त्र का छात्र भी नहीं रहा हूं, अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरी एक आम जो सोच है वो ये है कि हम ये एक परिवार का घरेलू बजट की तरह से नहीं है। घरेलू बजट में जितनी आय होती है उतना ही हम खर्चा करते हैं, उस तक सीमित रखते हैं, लेकिन एक देश का अगर जब बजट पेश होता है तो वो पूरा विजन उनका होता है, विकास का विजन होता है, अगले 100 साल के बारे में सोच के इसमें बजट बनता है, उसी तरह से योजनाएं बनती हैं। जरूरी नहीं है कि हम जितना कमाएं, जितना हम टैक्स कलेक्शन करें उसी तक अपने बजट को सीमित करें करके रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कारण बताए गए, हमारा जो रेवेन्यू है कुछ कम हुआ, हमारे और भी कुछ कारण रहे हैं, जो डेट सर्विसिंग है वो भी ज़्यादा हुई है, तो कारण उसके हैं, लेकिन इसमें कोई हाय तौबा मचाने की, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाके एक दो बिंदुओं को पर विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा। स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 में इंदिरा जी ने प्रारंभ की थी और उस समय उन्होंने ये सोचा था कि प्लान प्रोसेस के माध्यम से देश का बहुत विकास हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसी है, ये सेक्टर ऐसा है जिसका बाकी की तुलना में विकास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इनकी परसेंटेज के हिसाब से अलग से प्लान रख दिया जाए, अलग से बजट रख दिया जाए और उसी हिसाब से इनके एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए केवल इन्हीं को लाभ पहुंचे वो योजनाएं बने और उस पर खर्च हो। लेकिन 33 साल के गुजर जाने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि इस प्लान प्रोसेस के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति को जितना लाभ पहुंचना चाहिए था उतना लाभ नहीं पहुंचा। तो ये एक अलग से पिछली बार बजट में कहा था, अलग से हेड ऑफ अकाउंट उन्होंने सब अकाउंट खोला, वो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके आगे हम ये भी चाहते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, शेड्यूल्ड कास्ट का और ये ट्राइबल सब प्लान का, इसका भी अलग से बुकलेट बने और उसमें बताएं कि किन मंत्रालयों ने कौन कौन सी योजनाएं इस वर्ग के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए कौन सी योजनाएं बनी है, ट्राइबल के लिए कौन सी योजनाएं बनी हैं, और इसी तरह के आदेश राज्य सरकारों को भी जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं, ज़्यादातर पैसा, जितना पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षित किया जाता है, उतना ही लगभग पैसा राज्य सरकारों का सबके मिला के लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष अगर इतना पैसा लग जाए इस समाज के उत्थान के लिए, तो मैं समझता हूं कायाकल्प हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद जो ये विषमता है, जो गैर बराबरी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस पे मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं, विशेष रूप से चाहता हूं कि इस पे जो आगे कार्रवाई करनी थी वो बीच में क्यों रुक गए। एक बार से केवल सब हेड बनाने के बाद जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो योजना आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है मंत्रालयों के लिए, मैं उससे भी कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में जो अनुसूचित जाति को लाभ मिलता है उनको जोड़ के दिखा देते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में खर्च हो गया, ये ऐसा नहीं है। इनके लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से योजना बननी चाहिए और उन्हीं योजनाओं का पैसा इस पे बुक होना चाहिए, ये मेरा। और दूसरा, स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ से जाता है भारत सरकार से, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा, मैं विभिन्न राज्यों में गया हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, और मैंने समीक्षा की है, 2-2, 3-3 साल तक के स्कॉलरशिप लोगों तक नहीं पहुँचते हैं। जो फीस देनी चाहिए, जो हर साल फीस दे देनी चाहिए, अब जो प्राइवेट जो प्रोफेशनल कॉलेजेज हैं वहाँ पर 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2 लाख तक की फीस होती है, एडमिशन फी, और भारत सरकार के आदेश हैं
कि उनसे पेमेंट ऑफ जीरो फीस से एडमिशन होना चाहिए, लेकिन उनसे पैसा लिया जाता है और वो पैसा रिएम्बर्समेंट भी नहीं किया जाता, उसके तीनों साल लग जाते हैं। और इसीलिए बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ के वापस चली जाती हैं, तो पूरा लक्ष्य खत्म हो गया। अब उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। और हमारा भी ये मानना है शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे समाज की स्थिति सुधर सकती है, उसकी सामाजिक स्थिति सुधर सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है। बीपीएल सूची के बारे में हमारी बहन अनु टंडन जी ने जिक्र किया था, मैं भी इसको अपने आपको इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि जहां जहां भी हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, जो वास्तव में गरीब हैं वो बेचारे घूमते रहते हैं कि साहब हम तो ना तो 60 साल मिला पेंशन मिली और ना ही हमको घर मिला, ना ही हमारा बीपीएल कार्ड मिला और ना ही हमारा राशन कार्ड मिला। तो इसकी व्यवस्था बहुत जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जानी। इसी तरह से पेंशन का ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जिनको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन, जिनको विधवा पेंशन मिलनी है, जिनको विकलांग पेंशन मिलनी है, उनको हरेक को अवश्य रूप से ढूंढ के दिया जाना चाहिए। उसको जरूरी नहीं होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन दे और दफ्तरों में घूमता रहे, कुछ दिन के बाद, एक आध साल के बाद फिर उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, किसी को मृतक घोषित कर दिया जाता है और वास्तव में वो जिंदा हैं, रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब हमको तो मृतक घोषित कर दिया जाता। इस तरह के हथकंडे हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ से निर्देश और गाइडलाइन जारी हो जानी चाहिए ताकि इस गरीब समाज को कुछ न कुछ राहत मिले। प्लीज वाइंड अप प्लीज। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन विशेष रूप से मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी से जब वो जवाब दें तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में जो मेरे विचार हैं, जो कि समाज जो अपेक्षा करता है, उसका वो जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।